गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 17 जनवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि भारत में टोटल कितने रामसर स्थल हैं और अभी हाल फिलहाल में किस वेटलैंड को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो देखिए, वर्तमान में 47 रामसर स्थल हैं और अभी हाल ही में यानी कि वर्ष 2021 के लास्ट में हैदरपुर रामसर स्थल को जो है हैदरपुर वेटलैंड को रामसर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये था हमारा कल का पूछे गए प्रश्नों का उत्तर। अब आते हैं आज के प्रश्नों पे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा इंसुलेटर सब स्टेशन स्थापित किया गया है? भोपाल, मुंबई, चेन्नई या फिर हैदराबाद। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा इंसुलेटर सब स्टेशन स्थापित किया गया है। तो वहाँ पे जो मुंबई शहर के जो बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने से उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए, हाल ही में डेटा सेंटर और प्रबंधित सेवा प्रदाता एक कंपनी है जिसका नाम है CTRLS, इसने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन को स्थापित किया है। अगर हम गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन की बात करें तो ये 3 अलग अलग स्रोतों और विविध रास्तों द्वारा समर्थित है और जो हर समय बिजली के 100% उपलब्धता सुनिश्चित करता है। ये सेंटर की बात करें तो इस प्रकार 10 डेटा केंद्रों में फैले 2 मिलियन वर्ग फुट CTRLS डेटा सेंटर परिसर को शक्ति प्रदान करता है। और ये जो परिसर है, अभी देखा जाए परिसर जो है वर्तमान में निर्माणाधीन है, जिसमें से 4 डेटा केंद्र जो है वो चालू हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज के प्रश्न जो पहला था कि एशिया का सबसे बड़ा इंसुलेटर सब स्टेशन जो स्थापित किया गया है वो मुंबई में किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना है? कुंबलांगी, मलाना, कासोल या फिर कलब। करेक्ट आंसर इज ए, यानी कि केरल का ये गांव है कुंबलांगी गांव और ये देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बनने जा रहा है। तो आइए देखते हैं कौन सी वो पहल है, किस पहल के तहत इस लक्ष्य को ये गांव प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पे केरल में अवस्थित ये गांव है जिसका नाम है कुंबलांगी गांव और ये देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बनने जा रहा है। यह कदम जो है ये किस कदम के तहत जो होने जा रहा है, किस पहल के तहत? तो देखिए, ये पहल एक चलाई गई थी, उसी का ये हिस्सा है, अवल काई पहल का ये हिस्सा है। और इस पहल को देखिए चलाया किसके द्वारा गया था? तो ये पहल जो है जिसे HLL प्रबंधन अकादमी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की थिंगल योजना के सहयोग से अर्नाकुलम संसदीय क्षेत्र में जो है लागू किया जा रहा है। ठीक है, इसके तहत देखा जाए तो केरल के जो राज्यपाल हैं जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा अवल काई पहल के तहत देखा जाए कुंबलांगी गांव में जो 18 वर्ष की जो लड़कियां होंगी या फिर उससे जो अधिक जो उम्र की लड़कियां हैं, 18 वर्ष से बड़ी लड़कियां और साथ ही साथ जो महिलाएं होंगी, उनको 5000 विशेष मेंस्ट्रुअल कप जो है वो वितरित किया जाएगा, वो दिया जाएगा। और अगर हम कुंबलांगी गाँव की बात करें तो ये ऑलरेडी जो है एक आदर्श गांव घोषित किया गया है इसी के साथ साथ। और अगर आपको मालूम हो तो कुंबलांगी गांव पहले से ही देश का पहला आदर्श पर्यटन गांव भी है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है तो कुंबलांगी गांव है। ठीक है, जो कि केरल का, और ये गांव देश का पहला जो है आदर्श गांव भी है। ठीक है, पहला आदर्श पर्यटन गाँव भी है। ठीक है, केरल की अगर हम बात कर रहे हैं तो आइए केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है? तिरुवनंतपुरम जो इसकी राजधानी है और यहाँ के जो CM है उनका नाम है पिनराई। ठीक है, पिनराई विजयन जो है यहाँ के CM है। और अभी हम लोगों ने आरिफ मोहम्मद जो खान यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बात किया जाए तो 20 जो है लोकसभा और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 9 जो है यहाँ की राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना शुरू की गई है? उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। करेक्ट आंसर इज सी है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना शुरू की गई है। हर किसी को मकान जो है सुनिश्चित हो। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी, उनके द्वारा जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप एक वेबसाइट को औपचारिक रूप से जो है शुभारंभ किया गया है। और ये वेबसाइट जो है इसका देखा जाए ये उद्देश्य क्या होगा, किसके लिए इसको शुरू किया गया? तो इस वेबसाइट जो है वो पारदर्शी तरीके से भूमि को स्पष्ट और मुकदमे मुक्त स्वामित्व के साथ साथ गैर लाभकारी बाजार के नीचे उचित मूल्य प्रदान करेगी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो सरकार है वो देखिए जाए पहले से ही गरीबों को
31 लाख घर के जो है पट्टे प्रदान किए हैं ऑलरेडी। और जो देखा जाए तो 15.6 लाख घरों का चरण जो है पहले का निर्माण जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से संबंधित जो है ये जो है इसके तहत कौन लोग आवेदन कर सकते हैं ये भी देख लीजिए। तो जितने भी आंध्र प्रदेश से संबंधित जो परिवार हैं जिनकी सालाना आय कितनी है, लगभग 18 लाख रुपए है, वो जो है 3 श्रेणी के प्लॉट यानी कि 150 वर्ग गज, 200 वर्ग गज और 250 वर्ग गज के लिए जो है वो आवेदन के पात्र होंगे। तो ध्यान रखिएगा, गजनाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना किस सरकार के द्वारा, तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। और आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ की जो राजधानी विशाखापट्टनम है, प्रस्तावित राजधानी की बात करें तो अमरावती जो है इसकी प्रस्तावित राजधानी है। यहाँ के सीएम जो है यानी कि मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, जगनमोहन रेड्डी जो है यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर की बात करें तो बिश्व भूषण हरिश्चंद्र जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सदन जो है द्विसदनीय यहाँ पे व्यवस्था यानी कि विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अन्य कितने राज्यों में या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा और विधान परिषद है। ठीक है, अन्य कौन से राज्य में है। ठीक है, इसका आप लोगों ने पहले भी आंसर बताया था लेकिन फिर से एक बार बताइए। और यहाँ और बताइए कि अभी हाल फिलहाल में कौन सा राज्य जो है वो अपने यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था को पुनः लागू करना चाहता है। और बाकी लोकसभा की बात करें यहाँ पे तो लोकसभा की 25 सीटें और राज्यसभा की जो है वो कितनी सीटें, 11 सीटें। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज किस राज्य में प्रदर्शित किया गया है, पंजाब, केरल, झारखंड या फिर राजस्थान। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो स्थापित किया गया है ये खादी का है। ठीक है, खादी राष्ट्रीय ध्वज जो बनाया गया है, जो खादी के द्वारा जो बनाया गया है उसका ये है पहला जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, क्योंकि ये दुनिया का वैसे देखेंगे तो तीसरा सबसे बड़ा ध्वज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए विश्व का सबसे बड़ा जो है खादी राष्ट्रीय ध्वज जो बनाया गया है वो बनाया गया है राजस्थान में। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस जो है मनाया गया है और इसी दिवस के अवसर पे जो है खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। ध्यान रखिए, खादी के कपड़े का बना है ये। इसे राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, और लोंगेवाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे भारत और जो पाकिस्तान के बीच 1971 का ऐतिहासिक लड़ाई की गई थी उसी का यहाँ पे केंद्र चरण है। इसीलिए यहाँ पे जो है यहाँ पे इस स्थल पे देखा जाए तो इस झंडे को प्रदर्शित किया गया है। इस झंडे की अगर हम देख लेते हैं लंबाई चौड़ाई क्या है तो यह स्मारकीय जो ध्वज है इसमें 225 फीट ये लंबा है और 150 फीट ये चौड़ा है। वजन की बात करें तो 1400 किग्रा जो है यानी कि लगभग 1500 यानी कि 1400 किलोग्राम इसका वजन है। और ये देखा जाए कितने क्षेत्र को कवर करता है तो 33,750 वर्ग फुट के क्षेत्र को कवर करता है, जैसा कि आप यहाँ पे इसकी फोटो में देख रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो अशोक चक्र लगा है उसका अगर बताइए, अशोक चक्र है उसमें कितने फीट का उसका व्यास है तो ये है 30 फीट जो है इसका व्यास है। ठीक है, ये देखा जाए ये जो ध्वज जो है फहराया गया है, ये बनाया गया है, ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा ये पहल थी और ये इनके द्वारा यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इस ध्वज का अवधारणा तैयार की गई थी। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ये एक वैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय डेट मीन संसद के द्वारा किसी अधिनियम के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। तो किस अधिनियम के द्वारा, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत इसे 1957 में बनाया गया था खादी और ग्रामोद्योग आयोग को। ठीक है, ये अगर आपसे पूछा जाए किस मंत्रालय के तहत ये संगठन है तो ध्यान रखिएगा सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के तहत जो है ये उद्यम मंत्रालय के तहत ये एक संगठन है। ठीक है, तो याद ध्यान रखिएगा ये एक वैधानिक निकाय है। चूंकि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो हम राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजधानी राजस्थान की जयपुर है और यहाँ के जो वर्तमान में सीएम है जिनका नाम है अशोक गहलोत जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो गवर्नर की बात करें तो कलराज मिश्र जो हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं। और अगर हम लोकसभा राज्यसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें। ठीक है, आइए अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं। भारत ने किस पोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत समुद्र से समुद्री संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? INS तलवार, INS विशाखापट्टनम, INS शिवालिक या फिर INS कोलकाता। करेक्ट आंसर इस बी है, INS विशाखापट्टनम का जो है INS विशाखापट्टनम से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया गया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत ने
हाँ देखा जाए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक विस्तारित रेंज में समुद्र से समुद्र संकरण का परीक्षण जो है स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापट्टनम से किया है। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो देखा जाए ये ब्रह्मोस जो है ये संयुक्त उपक्रम है किन दो देशों का, भारत और रूस का। और आपको पता होना चाहिए जो ब्रह्मोस जो इसका नाम रखा गया है जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये 2 नदियों के नाम पे रखा गया है, 2 नदियों के नाम को जोड़कर रखा गया है, जिसमें से भारत का ब्रह्मपुत्र नदी जो है और जो आप देखेंगे रूस का जो है मोस्कवा। ठीक है, मोस्कवा नदी, इन 2 नदियों के नाम को जोड़ करके इस ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है। ठीक है, किन 2 देशों का संयुक्त उपक्रम है, भारत और रूस का है। अगर हम बात करें ब्रह्मोस के बारे में तो ये हवा, समुद्र और जमीन से लॉन्च किया जा सकता है और इसका जो लक्ष्य सीमा है वो कितनी है, 290 किलोमीटर है। और इसमें देखिए चूंकि ये सीमित कर दिया गया था MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजम की वजह से जो है इस रेंज को 290 किलोमीटर तक ही सीमित कर दिया गया था। लेकिन वर्तमान में देखिए कि जब भारत MTCR का सदस्य बना उसके बाद 2016 में देखिए भारत इसका सदस्य है MTCR का सदस्य बनने के बाद भारत ने इस रेंज को एक्सटेंड किया, कितना किया, तो 450 किया और अभी देखिए आने वाले दिनों में लगभग 600 किलोमीटर तक इसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो कंफ्यूज मत हुई, MTCR के बारे में हम थोड़ा सा यही बात कर लेते हैं। देखिए MTCR जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजम, ये एक तरह का अनौपचारिक संगठन है। देखिए औपचारिक नहीं, इनफॉर्मल है। ठीक है, ये देशों के सहमति से बना है, जो देश इसके संगठन में है, जो इसके देश सदस्य हैं। तो अनौपचारिक ये संगठन है जिसके जो है 35 सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा भारत भी इसका सदस्य वर्ष 2016 में जुड़ा है, चीन इसका सदस्य नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चीन इसका सदस्य नहीं है। इस MTCR में जो सदस्य देश होते हैं इनके कुछ आपसी सहमति होती है, कुछ नियम होते हैं और वो जो नियम बनाए जाते हैं वो कुछ आपसी सहमति से बनाए जाते हैं। जैसे कि जो इसमें सदस्य होगा वो किसी गैर सदस्य को, ठीक है, जो इसका सदस्य नहीं है वो किसी गैर सदस्य को जो प्रक्षेपात यानी कि जो टेक्नोलॉजी होगी, जो मिसाइल होगी, जो ड्रोन से संबंधित जो टेक्नोलॉजी होगी उसको खरीदने या बेचने, इन दोनों के लिए क्या होगा, उन्हें आपसी सदस्यों में से सबकी सहमति का होना जरूरी होता है। अगर किसी एक सदस्य ने इस कोई तकनीकी को देने से मना कर दिया, किसी उपकरण को किसी अन्य देश को देने से मना कर दिया जो इसका सदस्य नहीं, तो अन्य कोई भी देश जो इसके सदस्य हैं वो सारे देश मना कर दिए। मतलब एक का मना करना यानी कि सबका मना करना इक्वल है। तो ध्यान रखिएगा जब भारत 2016 में इसका सदस्य बना तो इसके बाद इसने अपने मिसाइल को, जो हमारे देश का जो इतना हम लोग सुन रहे हैं ना कि हथियारों का निर्यात बढ़ गया है भारत का, ये इसी के कारण हुआ है। इससे भारत का बहुत ज़्यादा जो है हथियार निर्यात बढ़े हैं। इसी के तहत आप ये भी देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल में वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करता है भारत, तो किसके तहत, इसी MTCR के तहत करता है। हम इजराइल के साथ हमारा बहुत अच्छा रक्षा संबंध है, हमारा बहुत अच्छा जो है देखेंगे तो डिफेंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा जो संबंध है। उसका कारण ये है कि भारत जो है इसी MTCR के कारण भारत को इजराइल से जो एरो 2 मिसाइल खरीदने की जो मदद मिली है वो इसी MTCR के तहत मिली है। तो ये MTCR आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या है एक्चुअली। वहीं अगर हम ब्रह्मोस पे आ जाते हैं, ब्रह्मोस जो कि 2 चरण वाली मिसाइल है, जिसमें देखा जाए पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन है, दूसरे में देखा जाए तरल रेंजेट है। विशाखापट्टनम INS विशाखापट्टनम की बात करें तो देखिए प्रोजेक्ट 15B है। प्रोजेक्ट 15B के तहत जो है 4 जो है यहाँ पे इसको विकसित किया जा रहा है। इसमें 4 अत्याधुनिक स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को विकसित किया जा रहा है, जिसमें से एक आपका कौन है, INS विशाखापट्टनम। इसी INS विशाखापट्टनम से ब्रह्मोस मिसाइल का समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण किया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि माघ या भोगली बिहू भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर त्रिपुरा। करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, त्रिपुरा में जो है बिहू मनाया जाता है। ये कई बार प्रश्न आ चुका है। इसी को हम माघ या फिर भोगली बिहू के भी नाम से जानते हैं और ये असम में मनाया जाता है। तो देखा जाए जो हम मकर संक्रांति मनाते हैं ना, मकर संक्रांति को जो है पूरे देश में विभिन्न हिस्सों में लोग कई नामों से पुकारते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको जो कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है, इसको बिहू, कहीं पे पोंगल रूप में ये मनाया जाता है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में थाई महीने की शुरुआत में पोंगल के रूप में जो है मकर संक्रांति को मनाया जाता है और ये माना जाता है शुरुआत की बसंत फसल जो है फसल के मौसम की शुरुआत माना जाता है। ठीक है, बसंत ऋतु आने वाली है। सीजन जो है 3 दिनों के लिए मनाया जाता है और ये पहले दिन देखा जाए तो पहले दिन लोग अपनी फसल जो है सूर्य को अर्पित करते हैं। दूसरे दिन को मट्टू पोंगल के रूप में मनाया जाता है
और फिर क्या होता है, जो आखिरी दिन यानी कि तीसरा दिन होता है पोंगल सीज़न का, उसके आखिरी दिन में देखा जाए तो कानुम पोंगल होता है, जहाँ पे लोग जो है अपने रिश्तेदारों से मिलते जुलते हैं, अपने अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं और एक साथ जो है वो समय बिताते हैं। ठीक है, असम में इसी रूप को इसी तरीके से ठीक असम में भी मनाया जाता है और इसी रूप को क्या नाम दिया गया, माँ गया भोगली बिहू के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये असम का था। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न में, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है? सीरिया, अफगानिस्तान, इराक या फिर सोमालिया? करेक्ट आंसर इज बी, अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र ने देश की सबसे बड़ी विशिष्ट अपील जो है वो शुरू की है और संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील यानी कि कंट्री स्पेसिफिक अपील को शुरू किया है। अफगानिस्तान में जो कि देखा गया कि बैंकिंग प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए जो पाकिस्तान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का आह्वान करने के बाद जो है यह अपील शुरू की गई है। यहाँ पे देखिए, अफगानिस्तान की स्थिति जैसा कि आप जानते हैं बहुत ख़राब है। यहाँ पे ये माना जा रहा है कि यहाँ पे जो अपील है वो $5 बिलियन की अपील है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश हैं उनके मुताबिक जो है अफगानिस्तान को बचाने के लिए $5 अरब की जो है वो आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे अफगानिस्तान की स्थिति जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे खराब इस समय अफगानिस्तान जो है मानवीय संकट का सामना कर रहा है, सबसे खराब मानवीय संकट से गुजर रहा है। यहाँ पे जो अफगानिस्तान की जो आधी आबादी है, जो आधे अफगानी जो है वो भूखमरी का शिकार है। वहीं देखा जाए 9 मिलियन से जो अधिक लोग हैं वो बेघर हैं। अगर देखा जाए 22 मिलियन से अधिक लोगों को सहायता की आवश्यकता है और 5.7 मिलियन लोग जो हैं अफगान की सीमाओं से परे मदद की जरूरत पड़े। जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं, डेट है कौन सा आपको, 15 अगस्त, जब हम यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे तो वहाँ पे लोकतंत्र की सरकार को समाप्त कर तालिबानियों ने अपना अधिकार किया। कारण ये था कि जैसे ही अमेरिका ने, ठीक है, ये देखिए अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को आप देख रहे हैं, जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा वैसे ही तालिबानियों ने वहाँ पर क्या किया, अपना कब्जा कर लिया, पूरे अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में ले लिया। जैसे तालिबानियों ने अफगानिस्तान को नियंत्रण में लिया तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय दानदाता थे जो अफगानिस्तान को दान करते थे, जो अफगानिस्तान के विकास कार्यों में लगे हुए थे, अन्य तरीके से जो अफगानिस्तान की सहायता करते थे, उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी तरीके से मानवीय सहायता को बंद कर दिया। जैसे ही मानवीय सहायता को बंद कर दिया तो इस देश में सूखे की समस्या उत्पन्न होने लगी, इस देश में भूख का संकट पैदा हो गया। इसी के साथ साथ ये देश जो है, हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था, नकदी की समस्या से गुजर रहा था, नकदी की कमी से जूझ रहा है। अफगानिस्तान में जो अपने जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, उनको भुगतान नहीं मिलने के लिए जो है, उनको भुगतान कर लिए पूरी तरीके से विदेशी धन पर निर्भर है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी जो है समस्याएं अफगानिस्तान के सामने खड़ी हो गई, जिस कारण से संयुक्त राष्ट्र ने जो देशों से अपील किया, ठीक है, कि इस संकट का सामना किया जाए। तो आइए अफगानिस्तान के बारे में देख लेते हैं, जो कि अफगानिस्तान आप देख रहे हैं दक्षिण एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी काबुल है। यहाँ पे देखा जाए तो अब अफगानिस्तान में तालिबानियों का जो है वो नियंत्रण है और तालिबानियों के अधीन जो है एक जो मुख्य जो यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। ठीक है, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद यहाँ के प्रधानमंत्री और एक उप प्रधानमंत्री भी जिनका नाम है अब्दुल गानी बरादर। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, ये देखिए पूरी तरीके से ये लैंडलॉक कंट्री है, जहाँ पे हम उत्तर में तजाकिस्तान को देख रहे हैं, यहाँ पे हम पाकिस्तान को देख रहे हैं, इसके पश्चिम में देखें तो ईरान है, उत्तर पश्चिम में देखें तो तुर्कमेनिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, पूरी तरीके से ये लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके प्रेजेंट इसके संबंधित अफगानिस्तान से संबंधित जितने भी हिस्ट्री के भी आप स्टैटिक्स पोर्शन है ना, आंग्लकबान युद्ध और भी बहुत सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है हमारा, किस देश ने व्हाइट स्वान नाम के अपने नए रणनीतिक मिसाइल बम वर्षक का अनावरण किया है? फ्रांस, अमेरिका, चीन या फिर रूस? करेक्ट आंसर इज डी, रूस ने किया है। ये देख सकते हैं व्हाइट स्वान, ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं ये एक बम वर्षक जो है ये मिसाइल है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो रूसी रक्षा बलों ने हाल ही में एक नए टोपोलेव TB2 160M का अनावरण किया है और यह एक मिसाइल जो है बम वर्षक विमान है और इसे सफ़ेद हंस यानी कि व्हाइट स्वान के नाम से जाना जाता है।
इस बम वर्षक विमान की बात करें तो इस बम वर्षक विमान को परमाणु हथियारों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह देखा जाए सबसे भारी सुपरसोनिक सैन्य विमानों में से एक है। इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी क्षमता देखिए, ये 34 टन भार को ढो सकता है। इसी के साथ साथ ये 24 क्रूज मिसाइलों की डिलीवरी कर सकता है और इतना ही नहीं, ये बिना ईंधन के लगभग देखा जाए बिना ईंधन भरे ही 14,000 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकता है। और अगर कभी युद्ध हो रहा हो दो देशों के बीच में तो ये विमान जो है एक दिन से अधिक जो है ये आकाश में भी रह सकता है। तो ये सब कुछ जो व्हाइट स्वान यानी कि सफ़ेद हंस विमान की जो है एक जो कि बम वर्षक विमान है, ये इसकी कुछ खासियत है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसैनिक के जहाज़ों शिवालिक और कदमत ने निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना के जहाज़ों के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल या फिर फ्रांस? करेक्ट आंसर इज ए, जापान के साथ किया है। तो यहाँ पे भारतीय नौसेना की जहाज़ है जिसका नाम है शिवालिक और फिर कदमत। इन्होंने बंगाल की खाड़ी में जो है जापानी नौसेना के जहाज़ों जिसका नाम है उर्गा और हिरादो, इसके साथ समुद्री जो है साझेदारी अभ्यास किया है। यहाँ पे जो है जापानी जो नौसेना की जहाज़ है जो कि नाम उर्गा और हिराडो है, ये हिंद महासागर क्षेत्र में जो है तैनाती पर है। इस अभ्यास का उद्देश्य देख लीजिए क्या है। ये अभ्यास जो है वो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ जो दोनों देशों की नौसेनाएं हैं उनमें आपसी समझ और साथ ही साथ अंतर संचालन को बढ़ावा देना इस अभ्यास का उद्देश्य रहा है। ठीक है, अगला है और लास्ट MCQ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने सितंबर माह से अब 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? ईरान, उत्तर कोरिया, रूस या फिर यूके? देखिए ये कौन ऐसा कर सकता है, ये उत्तर कोरिया ही कर सकता है जो पूरी तरीके से तन के अमेरिका के सामने खड़ा रहता है। वहाँ का जो तानाशाह है वही ये काम कर सकता है। तो ये लगातार जो है परीक्षण किया गया जो उत्तर कोरिया के द्वारा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाया है। तो उत्तर कोरिया ने जो एक मिसाइलों की एक लगातार जो श्रृंखला थी लगातार लॉन्च करने के बाद भाई अमेरिका परेशान हो गया और अमेरिका को लगा अब तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इसको कंट्रोल करने के लिए इसके हथियार कार्यक्रम था उत्तर कोरिया का, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। उत्तर कोरिया के हथियार कार्यक्रमों के लिए देखा जाए सामान खरीदने के लिए 6 उत्तर कोरियाई, 1 रूसी और 1 रूमी फर्म पर भी प्रतिबंध लगाया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर कोरिया पर अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। आइए उत्तर कोरिया के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए उत्तर कोरिया का मैप है। अगर आप जापान, यहाँ पे आप जापान में देखेंगे तो जापान के पश्चिम की तरफ आपको यहाँ पे कोरियाई द्वीप है जिसमें से हमें जो कि ये बटा हुआ है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि ये जो उत्तर कोरिया को जो है कौन सी जो है लाइन जो है वो अलग कर रही है। ठीक है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी जो है डिग्री जो गुजर रही है। बाकी यहाँ पे देखें नॉर्थ कोरिया जो है, यहाँ की जो राजधानी आप देख सकते हैं प्योंगयांग जो है वो यहाँ की राजधानी है। और वहीं अगर हम देखें तो उत्तर कोरिया की बात करें तो यहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं जिनका नाम है किम जोंग यूंग। ठीक है, किम जोंग यूंग जो है वो यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं। और यहाँ की जो करेंसी की बात करें तो ये यहाँ की जो करेंसी है उत्तर कोरियाई वान जो है यहाँ की करेंसी। ये देखिए चीन से अपना पूरी तरीके से बॉर्डर जो है वो साझा कर रहा है। और यहाँ पे देखिए येलो सी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये आपका सी ऑफ जापान है। ठीक है, और आप मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट जो है वो गुजर रहा है। ठीक है, आप मुझे वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, तो ये था हमारा, आज मैंने आपसे बहुत कम सवाल पूछे हैं। कारण ये था कि थोड़ा एंजॉय करिए, संडे भी आप लोग का था तो कल आप लोग का काफ़ी संडे था तो एंजॉय करिए। बाकी ये चीज़ें हैं कि आंसर सिर्फ मुझे आज मैप से संबंधित और ये है कि थोड़ा एटलिस्ट खोलिए और थोड़ा सा ये जो पूरा क्षेत्र है, ठीक है, साउथ चाइना वाला भी बेल्ट देख लीजिए थोड़ा सा क्या है। लगातार इंडोनेशिया फिलीपींस चर्चा में रहा है, थोड़ा वो देख लीजिए लोकेशन। जापान को अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से देख लीजिए, उसके द्वीपों को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ये मुझे बताइए। ठीक है, और जापान की राजधानी जो है वो बताइए किस द्वीप पे स्थित है, इसका भी कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिएगा। इससे मुझे ये पता चलेगा कि हाँ आपने एटलस जो है वो उठाया था। ठीक है, देखिए ये द्वीप कई द्वीप हैं, इसमें प्रश्न भी आया था कि जापान का जो राजधानी जो टोक्यो है वो किस द्वीप पे है, तो वो मुझे बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से था आज का हमारा 10 MCQ। और अब आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे। सबसे पहला फैक्ट्स है कि भी हाल ही में कार एक्सीडेंट में जिस एथलीट का निधन हो गया उनका नाम था डियोन लैंडो। या आप यहाँ पे इनका नाम पिक्चर जो है देख सकते हैं।
फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में वर्ष 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया किसने? जापान की टेनिस स्टार जो है नोआमी ओसाका। इनका जो है देख लीजिए भाई कितना इनकी कमाई है, 424 करोड़ रुपए जो है इनकी कमाई है। और देखिए भारत की एक ही महिला है जो पीवी सिंधु, उनको 7वां स्थान मिला है। एकमात्र महिला जो है टेनिस खिलाड़ी, उनको स्थान मिला है, पीवी सिंधु को 7वां। अगला है हमारा आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना पहला बॉलिंग कोच नियुक्त किया है किसे? भरत अरुण को जो है बॉलिंग कोच नियुक्त किया है आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने। जैकब्स ग्रीक ब्रांड, ठीक है, ये एक तरीके से वाइन ब्रांड है ऑस्ट्रेलिया का, और जैकब्स ग्रीक बॉन्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया किसे? भारतीय महिला खिलाड़ी मिताली राज को किया है। भारतीय सेना दिवस का 74वां जो है दिवस मनाया गया कब? 15 जनवरी 2022 को मनाया गया। टेस्ट इतिहास में एक मैच में, ठीक है, आउट हो के जरिए मैच में कैच आउट के जरिए सभी 20 विकेट गंवाने वाला विश्व का पहला देश जो बन गया है, कोई नहीं भाई, भारत बन गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 जनवरी यानी कि आज आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन में के पहले दिन को संबोधित करेंगे दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन, ठीक है। दावोस कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अगला है और लास्ट है हमारा फैक्ट्स ऑफ डे में कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेली गई टेस्ट सीरीज के अंतिम मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज 2-1 से जीत लिया किसने? दक्षिण अफ्रीका ने जीत लिया, ठीक है। तो ये था हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। अब आते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में, जिसमें से हमारा पहला है कि हाल ही में चर्चा में रहा औघड़नाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? मेरठ में स्थित है, ठीक है। प्रदेश सरकार के द्वारा पहली महिला पुलिस क्राइम ब्रांच बनाए जाने का निर्णय लिया गया कहाँ पे? गोरखपुर में। तो जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस क्राइम ब्रांच बनाई जाएगी वो कहाँ बनाई जाएगी? गोरखपुर में बनाई जाएगी। अगला है नए स्टार्टअप को शुरू करने के मामले में उत्तर प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था में स्थान मिला, कौन सा? तीसरा स्थान मिला, ठीक है। पहला स्थान कमेंट बॉक्स में करिए, आंसर करिए कि पहला स्थान किसको मिला है स्टार्टअप के मामले में, ठीक है। स्टार्टअप शुरू करने के मामले में अगर उत्तर प्रदेश का देश में अर्थव्यवस्था में तीसरा स्थान है तो पहला स्थान किसका है? प्रदेश में चौथा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाया जा रहा है कहाँ पे? आगरा के कुबेरपुर लैंडफिल साइट पे, ठीक है। और अंतिम है हमारा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पहला स्थान मिला है राज्य श्रेणी में, तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को मिला है, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 फैक्ट्स ऑफ द डे। तो 10 फैक्ट्स ऑफ द डे प्लस हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल, ठीक है। आज मैंने आपसे प्रश्न जो पूछा है मैप से संबंधित प्रश्न पूछा है, आप मुझे मैप से संबंधित प्रश्न प्लीज़ एटलीस्ट देखिए, मेरी आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो संबंधित प्रश्न आते हैं उसमें आपके एटलीस्ट ही जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो जो भी लोकेशन चर्चा में रहती हैं, इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी लोकेशन को पढ़ रहे हो तो एक बार एटलस खोलो और उसको एक बार अपने नज़र से देखो कहाँ पे है। एक बार थोड़ा सा बस सरसरी निगाह से भी देखोगे तो वो कभी ना कभी एग्जाम में आपको जरूर एग्जामिनेशन हॉल में हेल्प कर जाता है, ठीक है। तो आज आपका काम है थोड़ा सा जापान को देख लेना, थोड़ा सा नॉर्थ कोरिया और उससे संबंधित जो फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया। देखिए लगातार ये क्षेत्र चर्चा में रहा है, खासकर ये पूरा साउथ चाइना वाला बेल्ट जो है ये पूरा देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से था आज का हमारा सेशन। देखिए डेली जो पीडीएफ है, डेली पीडीएफ लेक्चर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके जो है टेलीग्राम ग्रुप में है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ, डेली जाकर के उसको रिवीजन करिए। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।